नमस्कार, मैं हूं हरीश कुमार प्रधान और मैं लाया हूं आपके लिए छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12वीं के ये वर्ष 2021 में आए हुए प्रश्नों के उत्तर है। तो आप इसे जरूर देखें क्योंकि ये आपकी परीक्षा में आ सकते हैं और इससे आप देख के समझ सकते हैं कि किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेट 1 सॉल्यूशन लेखांकन यानी अकाउंटेंसी का। तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशंस को, और जितने भी आपके सॉल्यूशंस हैं वो प्लेलिस्ट बना के डाल दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट आपके अपलोड कर दिए गए हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इक्का दुक्का सब्जेक्ट आपको नहीं मिलता है तो इसका मतलब है वो अपलोड होने वाला है, आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा 1 से 2 दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और फटाफट इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूशंस मैं बताऊंगा इसका एक पीडीएफ पासवर्ड है। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो आपको उस पासवर्ड को डालना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, नहीं तो आपको पासवर्ड पता नहीं चलेगा और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी नहीं कर पाएंगे आंसर के साथ में। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, चालू व्यापार की अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के चालू रहने के बारे में मान्यता होती है तो कौन सा हो? असीमित अवधि। ठीक है। व्यापार खाता दिखाता है, क्या दिखाता है? सकल लाभ और हानि। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पूर्व मूल्यांकन खाते की लाभ हानि का बंटवारा किस अनुपात में किया जाता है? तो पुराने अनुपात में हमेशा किया जाता है, चाहे कितना भी नया नियम लग गए हो लेकिन अनुपात आपका पुराना रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, समय एवं व्ययों के क्षय को निम्नलिखित में से कौन सा जांच सकता है? कौन जांच सकता है? तो प्रबंध जो है उसको जांच सकता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू अनुपात का आदर्श स्तर जो होता है 2:1 होता है। उसके बाद में रिक्त स्थानों की जो पूर्ति करनी है, चालू अनुपात के 2 तत्व चालू संपत्ति एवं चालू देयताएं हैं। ठीक है। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको आपको डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मितव्ययी आदेश मात्रा को मानक आदेश मात्रा भी कहा जाता है। अंशों को बट्टे का निर्गमित करते समय बट्टा राशि अधिकतम जो है वो 10% तक हो सकती है, यानी 10% तक हो सकती है। इसके आगे हम बात करें, आज जो देय से पूर्व ही प्राप्त हो चुकी है वो क्या कहलाती है? तो अनुपार्जित आय कहलाती है। और ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित प्रविष्टि किसे कहते हैं? तो जब एक ही तिथि पर एक ही प्रकार के 2 से अधिक व्यवहार होते हैं तो ऐसे व्यवहारों को लेखा उसी तिथि को अलग अलग न करके एक साथ लिख दिया जाता है, इसे ही आपका मिश्रित प्रविष्टि या लेखा कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, जिसमें आपका पूछा गया है, राज्य को 5% व्यापारिक छूट पर 1600 रुपये माल का विक्रय किया जाता है, तो जिसके पूर्व भुगतान में 20 करोड़ रुपए छूट देने के बाद जो राशि प्राप्त हुई है तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पे रोकड़ खाता जो है वो आपको दिखाना है। उसके बाद में बट्टा निकालना है और नगद जो है माल बेचा गया उसकी छूट बतानी है। लपट बनाने की किन्हीं 2 विधियों को बताना है। लपट बनाने की विधि एक शीर्ष विधि होती है और एक योग विधि होती है। 2 विधियाँ होती हैं, इनको आप आराम से पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। पांचवा है, पेशेवर व्यक्ति किसे कहते हैं? तो वह व्यक्ति जो अपने विशिष्ट ज्ञान और कौशल की सहायता से दूसरों की सेवा से आय कमाता है, पेशेवर व्यक्ति कहलाता है। जैसे डॉक्टर, वकील और इंजीनियर, ये सभी दूसरों की सेवा करते हैं और अपने पैसे से आय कमाते हैं। और आपको भी इनमें से कोई बनना होगा तो आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मैं। परिवर्तनशील पूंजी लेखे से क्या आशय है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपके सामने है। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन है, किसी साझेदार के द्वारा आकाश ग्रहण करने के 2 कारण आपको बताने हैं। आकाश नहीं, अवकाश। तो इसमें एक तो वृद्धावस्था हो सकती है उसकी, और बीमारी की अवस्था हो सकती है। 2 कारण आप आसानी से बता सकते हैं। सम विच्छेद बिंदु क्या है, ये आपको बताना है, जिसमें कुल लागत और कुल आयाम जो बराबर हो जाते हैं तो वो आपको बताना है। उसके बाद में अगर उपरिव्यय का अर्थ बताना है आपको। उपरिव्यय का जो अर्थ बताएंगे तो अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष क्षय और अप्रत्यक्ष व्ययों की लागत के योग को उपपरिव्यय कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली की 3 विशेषताएं बतानी है। तो 2 पक्षों का प्रभाव होना चाहिए, वैज्ञानिक प्रणाली और वैधानिक जो मान्यता है, ये तीनों चीज़ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। 11वां क्वेश्चन है, बैंक समाधान विवरण की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करना है आपको। तो कोई भी आप 3 उठा सकते हैं, 3 हमने आपके सामने लिख दिया तो इनको आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पूंजी तथा आगमत अगमनगत
प्राप्तियों में अंतर आपको बताना है। तो एक तो पूंजीगत प्राप्तियां हैं, एक आगमनगत प्राप्तियां हैं, दोनों में अंतर आप इस आधार पे बताएंगे। आधार अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आधार नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा काम आपका और पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आधार आप याद करने से ये होता है कि आधार से आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं कर पड़ती, क्योंकि आधार आप याद कर लेते हैं तो वही बहुत है आपके लिए। एक कंपनी ने 20 वाले 2008% ऋण पत्र जनता को जारी किए और संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तक में आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ आपको देनी है। तो इस तरह से आपको प्रविष्टियाँ जो है देनी है, तिथि डालनी है और जो आपको प्रविष्टियाँ हैं वो आपको बताना है। उसके अलावा अगर हम 14 क्वेश्चन के बाद निम्नलिखित सूचना के तल अनुपात गतिविधि, तो सूचना आपके सामने है इस तरह से और इसका तल अनुपात ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपका निकालते हैं। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि चालू संपत्तियों में से स्टॉक प्लस पूर्व दत्त व्यय को जो माइनस करके चालू देयता से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास सब कुछ गिवन है, उसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा जो रेशो के रूप में आ जाएगा आपका 0.95:1 का, यानी कि आप इसको काट दोगे जब ये तो सारे 0 से कट जाएंगे, उसके बाद 57 और 60 बचेगा, तो इसको जब काटोगे तो आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वित्तीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन में अंतर स्पष्ट करना है। तो मैंने बताया जैसे कि आधार आप बनाना चाहें तो ज़रूर बताएं। आधार से क्या होता है, केवल आधार ही आपको याद करने होते हैं, बाकी आप ये चीज़ें अपने ऑटोमेटिक आधार लिखने के बाद में याद कर लेते हैं या फिर आप लिख सकते हैं। तो आपको ये ज़रूर चीज़ें याद रखनी चाहिए। दोहरा लेखा प्रणाली के मूल सिद्धांतों को समझाना है। तो दोहरा लेखा प्रणाली के मूल सिद्धांत जो है यहाँ पर दे रखे हैं 4, इनको आप पढ़ सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। अथवा की बात करें तो पूर्ण प्रकटीकरण के सिद्धांत को आपको समझाना है। इसका आंसर आप देख रहे हैं आपके सामने है। इसके बाद में अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, बात बहुत ज़्यादा आने वाली है। राहुल के खाते में 12,600 जमा शेष था। जुलाई में 2009 में निम्नलिखित लेन देन हुए हैं। तो आपको बताना है कि इसका जो शेष था वो किस हिसाब से चलेगा। तो इसको आपको पूरा राहुल के खाते को पहले बताना है, विवरण के हिसाब से समझा देना है। अथवा में है इसका निम्नलिखित लेन देन को साधारण रोकड़ में लिखना है। तो रोकड़ लिखना आपको आता होगा, अप्रैल हमने दे दिया, 2009 की राशि के हिसाब से बता रहा है ये। तो साधारण रोकड़ और उसके बारे में आपको बता देना है, पूरा कंप्लीट आपको आ जाएगा। 18 क्वेश्चन है, राहुल क्लब 31 मार्च 2006 को प्राप्त भुगतान निम्न प्रकार था। तो इसकी भुगतान प्रकार यहाँ पे दे रखी है। अतिरिक्त सूचनाएं जो है यहाँ पे नीचे की तरफ दे रखी है। तो आपको आय व्यय खाता यानी आय व्यय खाता निकालना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप इस तरह से बताएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो जंगलों के संरक्षण के लिए कार्य कर रही गैर सरकारी संगठन ऑल ग्रीन एवरग्रीन के संबंध में 31 दिसंबर 2006 को सूचना दी गई है। तो सूचना इस प्रकार से है और इसके बाद में इस तिथि को जो है आपको विवरण के थ्रू तैयार करना है। तो विवरण आप दे सकते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको विवरण देना पड़ेगा, आप आराम से ही देख ले। इसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, ए एवं बी फर्म में साझेदार है। 31 दिसंबर 2009 को निम्नलिखित सूचनाएँ कराई गई। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सूचनाएँ जो है ये देखनी है। उसके बाद में इसके प्रत्यक्ष साझेदार के पूंजी खाते व्यय की जो पूंजी खाते तैयार करने हैं, जबकि पूंजी स्थायी हो। तो इस तरह से आपको इसका स्थायी खाता पूंजी बनाना होगा। ए और बी क्रम से 80,000 और 1 लाख पूंजी के साथ साझेदार हैं। वो उनको शर्तें जो है निम्न प्रकार से हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको शर्तें काफ़ी दे रखी हैं। तो दिसंबर 31, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में 56,000 जो है लाभ हुआ। तो लाभ हानि का विनियोजन जो है आपको तैयार करना है। तो विनियोजन इस तरह से तैयार करोगे, आप इसको देख सकते हो। इस तरह से पूरा का पूरा जो है आपका तैयार होगा। इसको समझाने का समय नहीं है मेरे पास, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। और दूसरा जो क्वेश्चन है इसके नीचे का, तो इसकी बात करें तो एक्स और वाई जो साझेदार है लाभ हानि 2:1 में है। तो निम्न दिसंबर 31, 2008 को मीना को 1/4 लाभ के लिए साझेदार में प्रवेश देते हैं। इस तिथि को फर्म का स्थिति विवरण जो है 30,000 समन्वय संचय करता है, 9,000 लाभ हानि देता है। तो डेबिट शेष दिखाता है। तो आवश्यक पंजी जो है प्रविष्ट करनी है। और याद रखना है आपको, आपका न्यूमेरिकल कुछ इसी तरह से आएगा। राशियाँ चेंज हो सकती है, नाम चेंज हो सकती है, लेकिन सोल्यूशन आपको इसी तरह से करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके आगे की बात करें तो प्रश्न जो है आपका इसमें पूछा गया, एक फर्म की कार्यशील पूंजी में 40,000 है। इस प्रकार व्यवसाय में 10% सामान्य लाभ होने का अनुमान है। फर्म के 5 वर्षों का औसत लाभ जो 8,000 है। संलेखन के अनुसार ख्याति का मूल्य पिछले 5 वर्षों के अधिकतम लाभ का तिगुना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, पिछले कर देना है आपको। ख्याति की राशि को ज्ञात करना है। तो इसका सामान्य सूत्र जो है आपको लिखना है, सामान्य सूत्र के हिसाब से इसको सॉल्व कर देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 12,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। एक कंपनी
ने मिस्टर रमेश से 2,20,000 रुपये एक भवन खरीदा था तथा इस एवज में 100 वाले अंश 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए थे। कंपनी की पुस्तिका में इसकी प्रविष्टियां करनी है, यानी कि इसकी जो है आपको कंपनी की जो पुस्तिका है, जो कंपनी का जो लॉग बुक होता है उसके अंदर इसको दर्शाना है। आगे बढ़ते हैं। इसकी गणनाएं जो करनी है वो तो आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज बिना गणनाओं के तो आपका लॉग बुक जो है वो अधूरा रह जाएगा। उसके अथवा में है ए लिमिटेड है 100 वाले 2,000 5% ऋण पत्र 10 प्रीमियम निर्गमित किए जाते हैं और उसमें 20 आवेदन पर तथा शेष प्रीमियम सहित आवंटन दिए थे। तो ए लिमिटेड की पुस्तक की इसमें भी जर्नल एंट्रियाँ करनी है आपको। तो इस जर्नल एंट्री को इस तरह से करना है, आप इसको देख सकते हैं आराम से। यहाँ पे आप पॉज करके इसको देख लें। इसके बाद में नीचे चलता हूँ तो यहाँ लास्ट पोर्शन जो 4th है वो आप देख सकते हैं। इसके आगे जो 22वां क्वेश्चन है इसमें बात करें निम्नलिखित सूचना के आधार पर 31 दिसंबर 2009 के बैंक समाधान विवरण का पत्र है। तो ये सारी सूचनाएं आपको डालनी है टेबुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे बैंक समाधान विवरण जो है इस तरह से बनेगा। इसके बाद में निम्नलिखित अशुद्धियों के संशोधन के लिए पंजीकरण प्रविष्टियाँ दीजिए। तो ये सारी अशुद्धियाँ हैं इसके बारे में। इसके बाद में संशोधन प्रविष्टियाँ जो आपको इस तरह से देनी है, तो आप देख सकते हैं इसको। तो 1 2 तो आप देख रहे हैं। इसके आगे का तीसरा पार्ट जो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये रहा तीसरा और चौथा 5वां पार्ट। तो इस तरह से आपको बनाना होगा, ध्यान रखना है आपको, कोई भी गलती ना होनी चाहिए। इसके बाद में अगर हम बात करें निम्नलिखित बाकियों को 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाता बना करके बताना है। तो इस तरह से ये आपको पहले सबसे पहले ये सारी चीज़ें सकल लाभ वगैरह दे रखी है, विक्रय भाड़ा दे रखा है, कार्यालय का व्यय दे रखा है, किराया दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। तो इसके हिसाब से ये विवरण आपको तैयार करना है। इसके अथवा में है राज्य की लेखा पुस्तकों से ली गई निम्न सूचनाओं के आधार पर 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले व्यय को के लिए जो है व्यापार खाता बनाना है। तो इस तरह से आप उसको व्यापार खाता बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसके पहले तो ये सूचियाँ दे रखी हैं, इसके बाद में आपको जो है इसका हल देना है। तो हल इस तरह से आएगा राज्य का व्यापार खाता। आराम से इस वीडियो को पॉज करें और इसको देख लें, ये पूरा का पूरा हल आ जाएगा। इसके बाद में 24वें क्वेश्चन की बात करें तो 24वें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो निम्नलिखित सूचना के स्टॉक आवर्त और अनुपात की गणना करनी है। ध्यान रखना न्यूमेरिकल बेस्ड आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। अगर आप 2-4 न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो इसका मतलब आप पास हो जाएंगे। ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी MCQ को या फिर कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन को छेड़ने की। तो यहाँ पर आप अगर केवल पासिंग मार्क्स चाहते हैं तो आपको इस सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आपके आंकड़े चेंज हो सकते हैं आपके एग्जाम पेपर में, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह का रहेगा, सेम टू सेम। आगे बढ़ते हैं। 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष से संबंधित नीचे दी गई सूचनाओं को गणना करें, यानी देनदारता आवर्त और औसत वसूली अवधि जो है इसको बताना है। तो इसका जो डाटा है पहले इसको देख लेना है आपको। डाटा के हिसाब से ही आपको संग्रह बनाना है। तो इस तरह से आपका संग्रह बनेगा। तो ये पूरा का पूरा डाटा आपको ए और बै के हिसाब से निकाल देना है, जो पूछी गई है उनके हिसाब से। 25वां क्वेश्चन है निम्नलिखित विवरण से कारखाना लागत की गणना करनी है। विवरण यहाँ पे दे रखा है और कारखाना लागत की गणना हम टेबुलर फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ पर इस टेबुलर फॉर्म को बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको सब कुछ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर उत्पादन लागत की गणना करनी है। तो सूचनाएं आपके सामने हैं। तो ये सारी सूचनाएं हैं, इन सूचनाओं को आपको लेना है और विवरण जो है आपको टेबुलर फॉर्म में फिर से बनाना है। हमेशा अकाउंटेंसी में आपका टेबुलर फॉर्म ही काम करेगा। अगर आप ऐसा वैसा कुछ भी करते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे 1% भी। 31 दिसंबर 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए साहित्यिक समिति के निम्नलिखित विवरण हैं। तो उनको विवरण जो है आपको सबसे पहले विवरण को आपको हमेशा समझदारी से समझना है। उसके बाद में क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको समझ करके जान करके आपको टेबल को बनाना होता है। तो इस टेबल को इस तरह से बनाएंगे। इसके आगे बढ़ते हैं अथवा पार्ट में। तो अथवा में निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर 2010-11 के लिए सचिन क्रिकेट क्लब का प्राप्ति भुगतान को तैयार करना है। तो सूचनाएं आपको इस प्रकार दी गई हैं और सचिन क्रिकेट क्लब की प्राप्तियां और भुगतान का खाता इस तरह से बनाना है। 27वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपके साझेदार अवैसे हैं और 2 और 1 अनुपात में उसको लाभ विभाजित करते हैं। सह को गारंटी दी गई कि किसी भी दशा में उसका हिस्सा 10,000 से कम नहीं होगा। उसके हिसाब की कमी को बी पूरा करेगा, यानी कि अगर सह को कोई दिक्कत होती है तो बी उसको पूरा करेगा। तो 2 वर्षों का लाभ इन्होंने दे दिया और उसके हिसाब से विवरण खाता जो आपको बनाना है, तो विवरण खाता इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा आपको विवरण खाता बनाना है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। XYZ साझेदार जो क्रमशः 2-1-1 अनुपात में लाभ बांटते हैं, उनकी पूंजी 20,000, 12,000, 8,000। साझेदारों की पूंजी 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है और आरोहण पर 5% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। X को 250 मासिक वेतन पाने का अधिकार है। Z बिक्री पर 1% वेतन पाता है। 2008
वर्ष में 15,000 लाभ हुआ, बिक्री 2 लाख की हुई और आरोहण क्रमशः 5,000, 3,000 और 6,500 हुए, जिन पर ब्याज 100, 50 और 250 का था। तो लाभ हानि नियोजन खाता जो आपको बनाना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाभ हानि खाता जो है आपको हमेशा पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना इस तरह से बनेगा। और कोई भी डाउट आता है तो आप हमें बता सकते हैं। इस पूरे PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका पासवर्ड मैं बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और हमेशा इस वीडियो को जब भी आप देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, तो कंप्लीट देखें, क्योंकि हर चीज़ मैं बीच बीच में आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट बताता हूँ तो उसको आप नोट कर सकते हैं। और कभी भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, 12th क्लास की प्ले लिस्ट हमेशा आपको ध्यान रखनी है, जिसमें आपको सारे सोल्यूशन मिलेंगे, चाहे आपका हिंदी, इंग्लिश और आपके बाकी सब्जेक्टों सभी के सभी सोल्यूशंस डाल दिए गए हैं। और इस PDF का जो पासवर्ड है उसको आपको लिख लेना है 123412। ध्यान रखना है 1 से लेकर 4 तक की गिनती, फिर 1 2 123412, ये इसका पासवर्ड है। और आशा करता हूँ इस वीडियो को समझ गए होंगे आप और आपको अच्छा लगा होगा। और जो चीज़ मैंने बताई है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन के नाम चेंज हो सकते हैं, वैल्यू चेंज हो सकती है, बस केवल क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा। इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और भी आपके जो मॉडल सेट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी मॉडल पे सेट्स पे आप डिपेंड रहिए, और भी मॉडल सेट्स हैं आपके, वो आ रहे हैं, तो उनके लिए आप तैयार रहिए। उनको पढ़ोगे तो आप आसानी से जो है मार्क्स गेन कर पाओगे। और कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं बता रहा हूँ बार बार कि आप कमेंट कर सकते हैं। 12th क्लास की प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करिए, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। अदरवाइज़ आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना पढ़ना चाहते हैं, कितना बढ़ना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए इस चैनल के साथ में मोर अपडेट्स और मोर सोल्यूशंस के लिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।